स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट थे उनका रिजल्ट्स आ गया और बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आया है। वो मतलब एग्जाम्स के टाइम में बहुत उनको भी टेंशन थी कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ये मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आज वो फर्स्ट डिवीजन से बहुत अच्छे नंबर से पास है और कुछ तो 90 प्लस भी क्लास 12th में लाए हैं और कुछ 90 के अराउंड लाए हैं। तो उन स्टूडेंट्स की तरह अगर आप भी नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो और इंग्लिश, हिंदी इतने अच्छे से तैयार हो जाए कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन ना रहे। और जैसे ये स्टूडेंट्स रिजल्ट्स लाए हैं आपके सीनियर्स, वैसे आप भी ला सके। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों को भी फिर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस होता क्या है, कैसे बना होता है, किस तरीके से आया, सारा इंट्रोडक्शन भी हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे उसके लिंक्स मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के टाइप, बिलियंस के प्रकार। आखिर ये सॉल्यूशंस होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपको केमिस्ट्री रटना तो बिल्कुल भी नहीं है और केमिस्ट्री से दूरी भी नहीं बनानी है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो केमिस्ट्री हम आपकी लाइफ से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। हमारी लाइफ और आपकी लाइफ सब यही तो है केमिस्ट्री, और कुछ भी नहीं है। हम इसको एक सब्जेक्ट की नहीं तरह एक हम इंजॉय तरीके से हम एक लाइफ की तरह से पढ़ेंगे और एक फ्रेंड्स की तरह से हम अच्छे से स्मूथली करते जाएंगे और सारे क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। और देखना, अगर आप साथ डेली आप लेक्चर लेते रहे तो आपके सारे जो एग्जाम्स हैं इतने अच्छे जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और केमिस्ट्री से जिन बच्चों को डर लगता है ना, वो तो सोचेंगे कि हमारी फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, और सभी सब्जेक्ट को हम साथ में लेके चलेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन, आखिर विलयन के प्रकार क्या हैं। अब देखिए, हमने मिश्रण के बारे में तो पढ़ा होगा। जैसे कि हम जब स्टार्टिंग करते हैं, मान लीजिए अगर जीरो लेवल से केमिस्ट्री स्टार्ट की जाए तो सबसे पहले मान लीजिए हम अपने आसपास चीजें देखते हैं कि ये पेन है, ये बुक है, आखिर ये किससे मिलके बनी हुई है। तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं थॉट आएगा, अगर हमने कुछ 9th 10th 11th में पढ़ा है परमाणु, और परमाणु का नाम आते ही सारी केमिस्ट्री का पूरा आपका खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि जो नींव है ना केमिस्ट्री की, वो एटम्स है। एटम्स ही आपकी केमिस्ट्री को बनाते हैं। तो हमने कह दिया कि हाँ, ये जो मार्कर है, ये मान लीजिए इसकी बेसिक जो यूनिट होगी वो एटम्स होगी। अब एटम्स तो एक एटम्स तो होंगे नहीं, तो अब उसके अंदर देखते हैं कि कई सारे एटम्स मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं, और ये एलिमेंट्स कई सारे से मिलते हैं, समान प्रकार के भी मिलते हैं, तो वो यौगिक बनाते हैं। और ये जो दूसरा इसमें एक टाइप आता है कि मिश्रण। जैसे यौगिक होता है तो उसमें हम मात्रा के अनुसार, मतलब एक निश्चित मात्रा में सभी चीजों को मिलाते हैं। लेकिन मिश्रण क्या है, मिश्रण बोला जा रहा है तो मतलब उसमें हमने कई सारी चीजों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो देखिए, मिश्रण सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक को जानते हैं कि ताकि हमें इंटरेस्ट आए। तो आपको जो मिश्रण होता है ये दो प्रकार का होता है। जैसे मिश्रण आपका आता है तो ये अशुद्ध की कैटेगरी में आता है, इम्प्योर मिक्सचर। हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ये इम्प्योर मिक्सचर है, या तो मिक्सचर ही बोल सकते हैं कि ये अशुद्ध की कैटेगरी में आता है। क्योंकि जब हम पदार्थ को बांटते हैं ना, कि जैसे एक अवस्था के आधार पे बांट दिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और दूसरी ये बात आ जाता है ना शुद्धता के आधार पे, तो एक को हम रखते हैं कि प्योर और दूसरे को इम्प्योर रखा जाता है। तो आपके जो प्योर में आता है वो एलिमेंट्स आ जाते हैं और कंपाउंड्स आ जाते हैं, और जो इम्प्योर में आपका आता है वो मिश्रण ही आता है। तो आपका एक जो मिश्रण होता है उसे हम समांगी बोलते हैं, और जो दूसरा होता है इसको हम विषमांगी बोलते हैं। इसे बोले तो होमोजीनियस मिक्सचर, और ये है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हो गया आपका टाइप्स। अब इस चैप्टर में आपको जिस मिक्सचर के बारे में बात करना है, जिस बिलियंस के बारे में बात करना है, वो आपका है समांगी।
यानी समांगी मिश्रण जो होगा इसी को हम पढ़ेंगे बिलियन के अंतर्गत। और बिलियन में भी आपको हमें किसमें, जैसे कि बिलियन तो हम कई सारी चीजों को, जैसे कि अगर हमें बोल दिया जाए कि हाँ जाओ शरबत बना के लाओ, इस समय गर्मी का टाइम है, तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर लेंगे, मान लीजिए आइस ले लिए, उसमें हमने नींबू डाल लिया, थोड़ा सा चीनी डाल लिया, थोड़ा सा शक्कर डाल लिया, तो इन 4 चीजों को मिला के हमने शरबत बनाया। लेकिन आप इस चैप्टर में जो कि आपको क्लास 12th में फाइंड आउट करना, इसमें आपको 2 ही चीजें मिलाना है, यानी आप इसमें केवल द्विअंगी विलयन के बारे में ही पढ़ेंगे, द्विअंगीय विलयन के बारे में पढ़ेंगे। और द्विअंगी विलयन का मतलब कि जो आपका विलयन बना होगा उसमें एक होगा विलेय, एक होगा विलेय और दूसरा जो होगा वो होगा विलायक। बस इन्हीं चीजों, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो आपका सॉल्यूशंस है वो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ है। तो इस पूरे चैप्टर में जैसे कि हमने अभी एग्जांपल्स दिया कि हमने शरबत में नींबू, नमक, चीनी, वाटर सारी चीज को ऐड कर लिया, तो उससे तो हम द्विअंगी नहीं बोल सकते, तो हम उसे द्विअंगी बोलेंगे कि मान लीजिए हमने वाटर लिया और उसमें केवल नींबू ऐड किया, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये आप, या तो हमने केवल शक्कर ऐड किया तो हम बोल सकते हैं कि ये एक द्विअंगी विलयन है, और इस चैप्टर में हम इसे पढ़ सकते हैं। तो पूरे चैप्टर में आपको द्विअंगी मतलब बाई विलयन के बारे में ही पढ़ना है। यहाँ से बाई सॉल्यूशन के एक होगा आपके पास सॉल्यूट एंड दूसरा होगा आपके पास सॉल्वेंट। ये हो गया आपके पास टाइप। अब देखिए यहां से अवस्था के आधार पे हम सबसे पहले विलयन को स्टेट के आधार पे हम इसको बांटेंगे। तो 3 टाइप से होते हैं और 3 टाइप में भी आपके 9 टाइप्स मिल जाते हैं सॉल्यूशंस के। तो उसे हम देखते हैं। थोड़ा सा हम विलेय विलयन पे और एक्सप्लेनेशंस देते हैं कि जो विलेय होगा ये मात्रा में कम होगा और जो इसकी स्टेट को निर्धारित करेगा वो होगा आपका विलायक। अगर आपका विलायक गैस है तो वो जो विलयन होगा गैसीय विलयन होगा। यदि आपका विलायक ठोस है तो वो विलयन ठोसीय विलयन होगा, उसकी फिजिकल्स होगी। अगर आपका जो विलायक है वो लिक्विड है तो आपका जो पूरा सॉल्यूशंस होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। यानी जो स्टेट को फाइंड आउट करेगा वो ये है स्टेट फाइंडिंग। और ये जो है ये 2 या 2 से अधिक रह सकता है, मतलब इसकी हम मात्रा देखे थे कि इसकी जो मात्रा होगी वो कम होगी, तो ये आपको स्टेट को फाइंड आउट नहीं करेगा। फाइंड आउट स्टेट को कौन करेगा, आपके पास सॉल्वेंट यानी विलायक। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन कि आखिर हमें इस चैप्टर में कैसे पढ़ना है। अब हम देखते हैं प्रकार, वो भी स्टेट के आधार पे हमने पूरे सॉल्यूशंस को कितने टाइप में डिवाइड कर लिया है। वैसे तो आपको लगता होगा कि अरे ये तो याद करना होगा ये सारी चीजें, लेकिन आप अगर अपने लाइफ से रिलेटेड करो ना तो सारी चीजें हम देखते हैं, सब चीजें हम यूज करते हैं, सब हमारे आंखों के सामने हैं। तो आज उन्हीं को हम रिलेट करके पढ़ेंगे और टाइप्स हमें यूं याद हो जाएंगे, हमें टाइप्स को याद करने नहीं पड़ेंगे एग्जाम्पल्स से। तो अब इसे हम करते रिमूव। अब अपने टाइप्स को देखते हैं। तो जो आपके पास विलयंस के टाइप्स है, सबसे पहले आप पढ़ोगे यहां से गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। और उसके बाद आप पढ़ोगे दूसरा जो होगा द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन। एंड नेक्स्ट जो थर्ड होगा आपके पास ये होगा ठोसीय विलयन, ठोसीय विलयन। और एक बात आपको याद रखिएगा कि विलयन केवल एक विलायक और एक विलेय से मिलके बनेगा। तो अभी हमने कहा कि अवस्था को फाइंड आउट कौन करेगा, आपकी जो होगा विलायक। तो जब भी आपके पास बोला जाए कि गैसीय विलयन, तो यानी आपको विलायक को हर कैटेगरी में आपको लिक्विड रखना, गैस रखना है, तभी हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ ये गैसीय विलयन है। तो ये हो गया आपके पास। अब इसमें हम लिखेंगे, एक होगा आपके पास विलायक एंड नेक्स्ट होगा आपके पास प्लस विलेय। इन 2 चीजों से मिलके बना है। तो भाई जब ये गैसीय विलायक है
तो हम बोल सकते हैं कि ये जब गैसीय विलयन है तो आपका जो विलायक होगा वो तीनों कंडीशंस में आपका गैस होगा। तो ये यहाँ पे गैस होगा, ये यहाँ पे भी गैस होगा और ये यहाँ पे भी गैस होगा। थोड़ा सा अफोर्ड लग रहा है आप लोगों को कि आखिर हम विलयन तो उससे बोलते हैं ना कि हमने चीनी में पानी को ऐड कर दिया, ये सारे विलयन होते हैं। अब हम गैस का विलयन कहाँ से देखें? तो कोल्ड ड्रिंक तो पीते हो ना आप, तो भाई कोल्ड ड्रिंक में जब हम उसे ढक्कन को खोलते हैं तो ऐसे मान लीजिए थोड़ा सेक करके खोले तो फिर अच्छा लगेगा देख के। अगर मुंह के सामने ला के खोले तो फिर हमारे बिना पिए ही पी लेंगे हम। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है और आपको पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो भाई गैस को लिक्विड में घोला गया है तो वो भी तो हो गया ना गैस और द्रव का विलयन। तो इसी तरीके के सारे विलयन होते हैं। वैसे तो हमारे दिमाग में बस यही रहता है कि बस चीनी, पानी, नमक ये सारे ऐड करते हैं, यही विलयन है। अब ये सारे ठोस, ये सारे विलयन हम इसे कैसे बोलेंगे अभी आप एग्जाम्पल से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हमने एक में ले लिया गैस, अब हम विलेय लेंगे। एक बार हम ले लेते हैं विलेय को गैस। अब इसका उदाहरण हम खोजेंगे कि आखिर गैस का मिक्सचर क्या होगा। तो भाई इसका एग्जाम्पल हमें खोजना क्यों है? हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में सारी गैसें तो मिश्रित हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसमें हम थोड़ी फाइंड आउट करते हैं कि हाँ ये ऑक्सीजन नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बोल सकते हैं किसी की भी कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। किसी का भी आप लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों वातावरण में तो सभी गैसें मिली हुई हैं। लेकिन आपको दो चीजों को ही लेना है, क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया कि इस पूरे चैप्टर में केवल आप द्विअंगी विलयंस के बारे में बात करेंगे, त्रिअंगी विलयंस या चतुष्अंगी विलयंस के बारे में नहीं। तो द्विअंगी हो गया, एक नाइट्रोजन और एक गैस के मिश्रण को मिला दिया, हमारा गैसीय विलयन मिलके तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे कंडीशन में गैस तो ले लिया, अब हम द्रव को ले लेते हैं कि हम यहाँ पे द्रव मिला दें। तो जब हम यहाँ पे द्रव मिलाएंगे, अब आप सोचो कि कौन सा ऐसा गैस है कि जिसमें हम द्रव मिलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको इस लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा आमतौर पे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकली मतलब स्टडी की फील्ड में जाओ तो आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसा कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगर आपका हेलोइल के अंदर था हेलोरीन, तो क्लोरोफॉर्म, और वैसे भी आप क्लोरोफॉर्म का नाम सुने होंगे। पहले इसका उपयोग निश्चेतना के रूप में किया जाता था। भाई किसी को किडनैप करना है, क्लोरोफॉर्म लेके आओ, रोमांस पे लगाओ, किडनैप, नाक में सुंघाओ, किडनैप करके चाहे मर्जी वहां लेके चले जाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा, अब इसका उपयोग अलग तरीके से किया जा रहा है, अलग चीजों को बनाने के लिए किया जा रहा है। तो ये होता है आपके पास क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म को आप N2 गैस में मिश्रित कर दोगे, गैस में मिश्रण। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब आप दूसरा ले रहे हो कि हम गैस ले रहे हैं, गैस को, द्रव को हो गया। भाई अब ठोस को क्यों हम छोड़ दे? 3 स्टेट पढ़ी है तो अब भाई ठोस के साथ नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे ठोस भी ले लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, किसी गैस और ठोस का लेना है। तो कपूर, आपने कपूर में देखा है कि एक प्रॉपर्टीज होती है कि वह लिक्विड में बदले बिना गैस में हो जाता है। तो भाई उसमें गैस तो रहती है ना, ऐसे करके तभी तो वो बनती है, और नाइट्रोजन गैस मिला के उसे बनाया जाता है सॉलिड में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। अब जब कपूर को नाइट्रोजन गैस में डालोगे ना तो वो मिश्रित हो जाएगा, एक फॉर्म बना लेगा, मतलब गैस के रूप में वो होगा और वो लिक्विड हो गया। भाई दोनों मिश्रित हो जाएंगे। अब ना तो वो सॉलिड होगा ना तो वो लिक्विड होगा, वो गैसीय अवस्था में होगा। कपूर को जब आप नाइट्रोजन गैस में मतलब मिला दोगे तो फिर ये हो गया आपके पास इसका एग्जाम्पल कि गैसीय विलयन के तीनों एग्जाम्पल्स हो गए, क्योंकि कपूर तो सॉलिड होता है और सॉलिड को हमने नाइट्रोजन गैस में मिला दिया। तो ये हो गया आपका एक्स एग्जाम्पल। और कपूर तो हम ऐसे ही ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन पढ़ते हैं तो याद ही रहता है। भाई सब्लिमेशन का एग्जाम्पल्स कौन है? कपूर है। बिना लिक्विड में बदले वो किस में? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को थोड़ा सा यहाँ पे भी लिंक करके याद रख सकते हो कि कपूर एक सॉलिड है, उसको हम नाइट्रोजन गैस में मिला देंगे, फिर वो गैसीय मिश्रण तैयार हो जाएगा, यानी एग्जाम्पल आपका तैयार हो गया।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि कहा जा रहा है कि वो द्रवी विलयन होगा, यानी अगर हम उस विलयन को देखें तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। अब आप कहोगे हाँ यहाँ तक तो सही है, अब हम जो भी विलयन देखते हैं वो द्रव ही तो होता है, तो ये स्टेप तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो भाई जब यहाँ पे द्रवी बोल दिया जाए तो आपके विलायक में यहाँ भी द्रव होगा, यहाँ भी द्रव होगा एंड यहाँ भी द्रव होगा, क्योंकि आपका जो विलायक है वही तो स्टेट को फाइंड आउट कर रहा है। तो अगर आपको उसकी अवस्था को बनाए रखना है, तो आपको अगर द्रव अवस्था में रखना है तो आपको विलायक द्रवी ही लेना होगा। अब सोचो एग्जाम्पल, जल्दी से सोचो भाई कि किस द्रव में हम कौन सी गैस को मिलाते हैं। तो बहुत सारे, अभी आपने एग्जाम्पल देखा कि हमने कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड घुलाई, मिला दी। अब देखिए इन्हीं सारी चीजों का ना अब ये कैसे तैयार किए जा रहे हैं। अब मान लीजिए ये तो सिंपल होता है कि हमने चीनी को पानी में ऐड किया, फिर भी उसको टाइम लगता है घुलने में, लगता है ना। तो अब वहां पे टाइम लग रहा है, एनर्जी लग रही है, कैसे घुल रहा है, इसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कितना टाइम लगेगा, कितने ग्राम नमक को या कितने ग्राम शुगर को हम कितने जल में ऐड कर सकते हैं, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। फिर ये बात आती है भाई गैस को लिक्विड में घोलना, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर हम मान लीजिए ऐसे एक बीकर लेके आए और बोल दिए भाई ये गैस है, इस गैस की पाइप को इस बीकर में डालो और इसे दिखा दो घोल के, तो आप घोलते रह जाओगे, गैस तो सारी निकल जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे ना कि हाँ अगर इसको हम ढक देते प्रेशर लगा के और किसी तरह इस गैस को डाल के, तब ये मिश्रित हो जाती, जैसा कि आप कोल्ड ड्रिंक में देखते हो। इसीलिए तो उसका कैप इतना टाइट बंद किया होता है, अगर वो ढीला बंद किया होता तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती। और जो उसका शीतलन का गुण है CO2 क्या करता है उसमें, उसको ठंडा बनाए रखता है, फिर वो ठंडी नहीं रहती। आप जितना उसमें चाहे रख लो वो ठंडी नहीं होगी। तो वही है, आप यहाँ पे जब गैस लोगे तो यहाँ पे बोल सकते हो आप जल में घुली ऑक्सीजन भी बोल सकते हो, जल में घुली O2, या तो आप कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल रख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक का, यानी उसमें CO2 क्या होता है, घुला होता है, तो वो भी तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। अब ये तो होता नहीं कि आप सॉलिड लिक्विड पीते हो या तो गैस लिक्विड पीते हो, वो मतलब विलेन सॉल्यूशन पीते हो, आप लिक्विड सॉल्यूशन ही तो पीते हो, नहीं तो आप सॉलिड सॉल्यूशन पीते हो, नहीं तो आप गैस सॉल्यूशन पीते हो। आप कौन सी कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, हम लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हमने गैस को कर लिया, अब हमारे पास दो चीजें बची हैं भाई, हम द्रव को लेके चले आते हैं और एक हमारा ठोस हो जाएगा। तो पहले हम द्रव को ही पढ़ लेते हैं। अब हाँ ये तो आपको इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ द्रव में है, द्रव को मिलाना है। अब भाई जो लोग दूध बेचते हैं पानी ऐड कर लो, किससे पता चल रहा है 1 लीटर दूध में हमने आधे लीटर पानी मिला दिया, कहाँ दूध ही तो है, कहलाएगा नहीं ना। यानी जो सेम अवस्था में है अगर उसको हम मिक्स करा दें तो कोई इसमें, अगर वो समान प्रकृति के हो तो उसमें चेंज नहीं होंगे। तो कोई भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, दूध में पानी का मिश्रण, या बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो कोई भी। या तो भाई अगर कुछ लोग होते हैं जो भेवड़े लोग, भाई एल्कोहल को भी तो हम पिला सकते हैं, मिला सकते हैं, एल्कोहल भी कुछ वाटर फॉर्म में ही होता है। अब और आपका जो वाटर होता है वो भी तो सेम कंडीशन होते हैं, तो आप एल्कोहल को भी जल में ऐड कर सकते हो, तो लिख सकते हो जल में घुली एथेनॉल। अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 10 में थोड़ा बहुत एल्कोहल्स के बारे में नाम आता है, IPSC नाम लिखते हो, तो आपने सोचा होगा ना कि मेथेनॉल क्यों नहीं लिखा है, क्यों हम मेथेनॉल लिख रहे हैं भाई। तो जो मेथेनॉल होता है वो पीने योग्य नहीं होता है, वो बहुत ही हानिकारक होता है। अगर मेथेनॉल्स की थोड़ी सी भी मात्रा अगर आपके आंखों चली जाए ना, एक बूंद या उसकी गैस भी, तो अंधापन हो सकता है। तो सोचिए अगर वो हमारे अंदर जाएगी तो क्या होगा, तो वो एक विष का काम करेगी भाई, फिर हमारा काम दाम वहीं पे खत्म हो जाएगा। और जो एथेनॉल है ये से हम बोल सकते हैं कि स्वीट जहर है, मतलब ये धीरे 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 करके आपको नष्ट करेगा। तो इसलिए कभी भी आप मतलब एल्कोहल्स का सेवन ना करें, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। ये हमारे बॉडी के सारे पार्ट और मेन रूप से आपके लिवर,
जो कि आपके सारे वर्क को करता है, आपके शरीर को, उसी को जाके एकदम नुकसान करता है। तो प्लीज जो इतनी ज्यादा आपके लिए वर्क कर रहा है तो उसको तो हानि पहुंचाने से आपको बचाना ही होगा। इथेनॉल का सेवन करना नहीं चाहिए। हम पढ़ रहे हैं बस वैसे भी। और यहाँ पे सिंपल सा आप ये भी लिख सकते हो कि जल में लिख सकते हो, दूध भी हम मिला सकते हैं। वैसे दूध में अभी यहाँ पे रख दो, क्योंकि दूध में हम देखेंगे तो वैसे प्रोटीन्स ये सारी चीजें आ जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। एल्कोहल वाला एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। अब हमने द्रव ले लिया तो एक ही तो बचा है ठोस। अब इसको भी तो हम ले ही लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल तो आप यूं बता दोगे कि ठोस में, किसी द्रव में ठोस घोलना में, नमक भी ठोस होता है, चीनी भी ठोस होती है, ग्लूकोज भी ठोस होता है। तो चाहे जो भी एग्जाम्पल आप लिख लो, तो यहाँ पे लिख सकते हो जल में चीनी का मिश्रण, ये आपको आसानी से याद रहेगा। जल में ग्लूकोज का मिश्रण, जल में नमक का मिश्रण, आप जो भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपके पास इसके एग्जाम्पल्स। अब हम आ जाते हैं भाई ठोसीय विलयन। तो अब वही कंडीशन आई कि जब हम ठोसीय ले रहे हैं तो यानी आपका जो विलायक होगा हर कंडीशन में ठोस होगा, ठोस होगा, ठोस होगा। अब ये डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि भाई जब हम ठोस अवस्था में तो उसे विलयन क्यों बोलेंगे, क्यों हम विलयन बोलेंगे? क्या ये तो जिससे इसे भी हम विलयन बोले तो अच्छा लगेगा कि हाँ ये विलयन है। हम किसी मेटल्स को लेके बोले कि हाँ ये विलयन है, तो इस तौर पे तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन जब वो बनाया जाता है तो हम उसको विलयन के रूप में लाके ही बनाते हैं, तो इसीलिए हम ठोसी विलयन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने ठोस लिया और ठोस में आप गैस, सबसे पहले हम गैस को मिला लेते हैं कि हाँ किसी ठोस में हमें गैस को मिलाना है। तो पैलेडियम का नाम सुना होगा कि जो कि पीरियोडिक टेबल में पीडी इसका होता है, कैडमियम के नीचे आता है पैलेडियम। तो ये भी आपकी एक डी ब्लॉक की मेटल्स है। तो इसमें हम हाइड्रोजन्स को घोल सकते हैं और वो एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पैलेडियम में हाइड्रोजन का मिश्रण। और आपको पता होगा कि हाइड्रोजन तो भाई गैस ही है, ये तो गैस ही अवस्था में रहता है। तो आप पैलेडियम में हाइड्रोजन का मिश्रण तैयार कर दोगे तो पैलेडियम भाई आपका ठोस है। तो यही आपकी प्रकृति को डिसाइड करेगा कि आखिर ये ठोस है कि क्या है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं भाई गैस ले लिया तो अब द्रव ले लेते हैं। द्रव लेंगे तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल होता है। तो आप सोचो कोई ऐसी मेटल्स है जो मेटल्स है फिर भी लिक्विड अवस्था में है। तो ऐसे हम बहुत सारे, अगर हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें या 10 में अगर हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, 11 तो आप वैसे हमें पता है कि सभी बच्चों का 11 है भाई, राम नाम ऐसे ही जाता है, क्योंकि उसमें बोर्ड देना नहीं होता, उतना प्रेशर होता नहीं है, कौन जा रहा है पढ़ने। लेकिन अगर जो स्टूडेंट 11 अच्छे से पढ़ लेता है ना भाई, 12 उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। 11 ही आपका बेसिक है, 11 ही आपका एडवांस है। तो अगर आप 11 अच्छे से पढ़ लो ना तो फिर 12 तो एकदम शॉर्ट तरीके से हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट 11 को अवॉइड कर ही देते हैं। क्या कि 11 का क्यों पढ़ना, बोर्ड तो 12 में देना है, बोर्ड एग्जाम्स देना रहेगा तभी पढ़ लेंगे। तो अब कुछ गलती की हो तो उस गलती की सजा भी भुगतने के लिए तैयार रहो। तो अगर आपने वर्गीकरण पढ़ा होगा तो उसमें एक आती है मरकरी, उसको हम पारा बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, और उसका जो नाम होता है हाइड्रोगाइनम होता है। तो अब उसी को लिक्विड फॉर्म में हम बोलते हैं ना कि वैसे सारी मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, Hg को छोड़ के, पारे को छोड़ के, मरकरी को छोड़ के। तो भाई मरकरी को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि मरकरी आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे हम वही लिख सकते हैं सोडियम। अब सोडियम जो होता है वो सॉलिड में है भाई। सोडियम भी एक अपवाद ही मेटल्स है, क्योंकि एक और हम पढ़ते हैं जब मेटल्स की प्रॉपर्टीज की, सारी जो मेटल्स होती हैं उनके पास तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी हम उसे चाहें तो एक पतले से धागे में कन्वर्ट कर लें, एक पतली सी चादर में कन्वर्ट कर लें। लेकिन अगर आप सोडियम मेटल है फिर भी अगर इसको
चाहोगे आघात वर्धनीयता देने, तो जैसे आपके जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं ना, उस पे आप थोड़ा सा प्रहार करो तो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं, वैसे सोडियम की कुछ हालत है। इससे आप आघात से प्रहार करोगे तो ये भंगुरता का हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा भाई, एक सीट बनना नामुमकिन है। तो ये जो दोनों धातु है ना, दोनों एक अपवाद स्वरूप ही है, तो आप इसे याद रख सकते हो। सोडियम में पारे का मिश्रण, पारे का मिश्रण, और ये मिश्रण आपका अमलगम कहलाता है, अमलगम कहलाता है, और बहुत यूज होता है अमलगम का। तो ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए। अब हम भाई लास्ट पे आ गए कि ठोस, गैस द्रव हो गया तो अब ठोस। अब ये आपके दिमाग में आएगा कि जब हम ठोस ठोस को मिला के बना रहे हैं कुछ भी, हम इसे विलयन क्यों कहेंगे, हम इसे सॉल्यूशंस क्यों कहेंगे? तो भाई वो सॉल्यूशंस कहा जाएगा। आज के बाद आप उससे भी सॉल्यूशंस बोलोगे तो अब आप सोचोगे कि ठोस ठोस क्या होगा, कि ठोस ठोस हम उसको मिलाएं बनाएं। तो आप मिश्र धातु के बारे में पढ़े होगे तो थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर थोड़ा सा रुक के सुन लो। मिश्र धातु वे होती हैं कि जिनमें हम दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के एक अलग धातु बनाते हैं, उसे हम मिश्र धातु बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दो से अधिक नहीं लेना है, क्योंकि हमने बार बार रिपीट करते आ रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर में आपको दियंगी विलयंस के बारे में ही पढ़ना है। तो दियंगी विलयन में आपको केवल दो मेटल्स लेनी है, उन दोनों मेटल्स को मिला के आपको यहाँ पे मिश्रण तैयार करना है। तो भाई ऐसी मेटल्स लेनी है जो कि दोनों सॉलिड स्टेट में हो, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि भाई एक धातु भी है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो कहीं आप उसको नहीं ना ले लें। अब बोल देते हाँ किसी भी धातु को ले लो, तो आप मरकरी को और सोना को लेके चले आए, बोल दिए हाँ ये सॉलिड ठोस ये मिश्रण है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे अपवाद है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये इस ब्लॉक में सभी धातुएं हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। फिर अगर हम धातु की प्रॉपर्टीज पढ़े तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है सोडियम को छोड़ के। धातुएं सामान्यता पे ठोस होती हैं पारे को छोड़ के। तो कुछ यहाँ पे अपवाद स्वरूप है, तो उनको छोड़ के आप जो ठोस ठोस होंगे उनको ले सकते हो। जैसे कि हम यहाँ लोहे में किसी भी चीज को, लोहे में एल्यूमिनियम से मिला सकते हैं, एल्यूमिनियम में लोहा मिला सकते हैं, सोना में चांदी, ऐसे करके चीजों को हम मिला सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो तांबा, तांबे भी तो जानते हो ना, तांबे का सोने में मिश्रण, सोने में मिश्रण। सोचो अगर आप ये पढ़ लेते हो ना, कितना काम आएगा आगे। अगर मान लो सोना इतना महंगा होता चला जा रहा है और किसी ने आपसे डिमांड किया गया कि हाँ मुझे इतने का नेकलेस चाहिए, इतने की रिंग चाहिए, तो आप उसे थोड़ा सा, अगर वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो आप उसे कर सकते हो ना कंफ्यूज, कि आप सोने की मेटल्स लेके जाओ, मतलब अरे तांबे की मेटल्स बना के लेके जाओ, उस पर सोने का पानी चढ़वा दो, लेके जाओ भाई सोने का है, पहले इतना भारी है, बहुत महंगा है, आप कह ही सकते हो। तो बस यही तो है केमिस्ट्री। आपके लाइफ में बहुत इंजॉय लाने वाली है और बहुत सारी चीजों को बहुत ही आसान बनाने वाली है। तो प्लीज केमिस्ट्री से ये मतलब दूरी ना बनाए कि ये तो नहीं समझ में आने वाली है, इसको तो हम साइड में रखते हैं। एक बार पढ़िए तो इसे, फिर आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगेगी। तो यही होगा, तांबे में सोने का मिश्रण कर लेंगे और जो भी बनेगा उसे हम बोल देंगे कि ठोस विलयन है, क्योंकि इन दोनों को हम हीट करके मिलाएंगे उस फॉर्म में तो लिक्विड होगा, लेकिन जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएंगे वैसे ये सॉलिड हो जाएंगी, तो हम बोल देंगे कि ये सॉलिड सॉल्यूशंस है, सॉलिड सॉल्यूशंस में ये बनाया गया है। तो इतने थे टाइप। अगर मेन टाइप देखा जाए तो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड सॉल्यूशन, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन एंड ठोसी विलयन। अब इनके अंतर्गत भी प्रकार थे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो विलयन होता है वो विलेय प्लस विलायक से बना होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि विलेय कौन है, विलायक कौन है? तो भाई एक तो ये हो गया कि जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम है वो आपका विलेय है। और दूसरी ये कि आप देखोगे कि जो विलायक होगा वही अवस्था को निर्धारित करेगा, वही स्टेट को फाइंड आउट करेगा कि हाँ अगर मतलब आपका जो विलायक है यानी सॉल्वेंट है वो गैस है, तो आपका जो भी विलयन होगा वो गैस ही होगा। अगर वो ठोस है तो जो भी विलयन होगा वो ठोस ही होगा। अगर वो लिक्विड है तो जो भी विलयन होगा वो मतलब द्रवी होगा या लिक्विड ही।
लिक्विड सॉल्यूशंस होगा। तो ये हो गया उसके प्रकार। एंड सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्पल्स, यहाँ से MCQ भी पूछे जाते हैं। और ये अगर आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा रिलेशन हमारा बनता है हमारी लैब से और हमारी केमिस्ट्री से, तो हमें जो केमिस्ट्री है बिल्कुल भी आसान लगने लगती है। हाँ, अब इन चीजों को पढ़ लिए, प्रकार तो पढ़ लिए, अब क्या बचा, अब तो खत्म। अब भाई ये तो बचा है ना कि आप कितनी मात्रा में कैसे मिलाओगे, तो इसको ही पढ़ना है आगे। सांद्रता पद जिसे बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, कि हाँ हमें कितने mLs नाइट्रोजन, कितने mLs मतलब जल में, या कितने ग्राम जल में, या किसमें घुलना है, घुलाना है, तो इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे कि हम कितना द्रव्यमान ले सकते हैं। अब मान लीजिए जो भी सॉलिड चीज होगा इसका हम द्रव्यमान फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, द्रव्यमान फाइंड आउट कर लिया। हमें आयतन भी तो फाइंड आउट करना होगा कि हाँ इसके आयतन प्रतिशत कितना होगा। फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं मोललता, मोलरता, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका मोललता तथा मोलरता है और मोलंस है। और इन्हीं 3 चीजों पे अगर आपने पकड़ बना ली तो आपके इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो आंकिक प्रश्न आते हैं, और भाई फिजिकल्स पे आपके ये प्रश्न ही तैयार करने हैं। क्योंकि फिजिकल से एक तो आपको रूल्स पूछा जाता है और दूसरा आपका न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, और कोई भी चीजें आपको फिजिकल से नहीं पूछी जाती हैं। तो रूल्स तो हम देख लेंगे, रूल्स तो याद हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो डर लगता है बच्चों को वो न्यूमेरिकल से लगता है। भाई केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाले, आप हाथ जोड़ते हो। लेकिन अगर आप इस चैनल से पढ़ते हो ना तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स यूं कर लोगे आप, बहुत ईजी तरीके से हम सीखेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अभी टाइम है, थोड़ा धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही बार अगर आप सोच लो कि नहीं आज तो मैं 2 घंटे पढ़ूंगा तो नहीं होगा। अभी आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो सबसे पहले आपको आधे घंटे, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, ऐसे करके रेगुलरिटी बनाओगे तो आप पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आप डिमोटिवेट भी नहीं होगे, और आपका मोटिवेशन हमेशा बना भी रहेगा, और आप इस मेहनत को कंटिन्यू रखोगे तो एक दिन आप जो आपका ड्रीम्स है उसे हासिल भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज अपने अगर छोटे भाई बहन जो भी आपका क्लास 12th में इस बार हो उसको जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर ले और अपने बोर्ड्स को अच्छे नंबर से ला ले। अगर उसने 11 बर्बाद किया है तो बिल्कुल भी उसे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे 11 के जितने भी कंसेप्ट होंगे उनको समझाते हुए 12 को भी पढ़ते चलेंगे। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।